गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था, कल कुछ चर्चा की थी, उसके समाधान की बात करने के लिए आज उपस्थित हूँ। कल जो चर्चा की थी, आप सबको पता है कि कल मैंने ये विषय उठाया था कि किस तरीके से विश्व बैंक जो है उसके दबाव में हम सब जी रहे हैं और उससे किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो प्रॉब्लम्स हर एक को हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम देशों को हों, वो प्रॉब्लम नेताओं को हों या हमें हों या बिजनेसमैन हो, सबको हैं इन टोटल। सिर्फ कुछ लोग हैं जो उस प्रॉब्लम से बाहर हैं क्योंकि उन्हीं द्वारा वो रची गई। तो मैं इससे समाधान के संबंध में बात करना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न भेजे हैं जिससे वो ये जानना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स वास्तव में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो थोड़ा सा उस संबंध में और क्लियरिफिकेशन की उन्होंने बात की कि आखिर विश्व बैंक तो एक व्यवस्था है और विश्व बैंक से संबंधित आप ऐसी बातें कह रहे हैं, तो इसमें फ्रॉड कहाँ पे है? उनके पास इतना धन हो सकता है कि वो ऐसा कर रहे हों। तो मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि विश्व बैंक का जो स्थापना की गई थी वो लगभग प्रथम विश्व युद्ध के आसपास के समय में की गई थी। ये तब का दौर था जिस समय अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन के दौर से गुजरा था और कुछ धनपतियों ने आके उनको कहा था कि हमें जो है इस तरीके से आपकी मदद करनी है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं धन से, हमारे पास धन है। तो कुछ स्कीमें समझाई गई थी। वो स्कीमें क्या हैं इसके संबंध में बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद जानते होंगे। आप सब वो नेट पे खोज लीजिएगा। लेकिन असली चीज़ कहाँ पे आती है कि जिस समय विश्व युद्ध हुए उस समय पूरी दुनिया में जो है वो पैसे की कमी होने लगी। आपको ये भी बता दें कि 1930 के आसपास तक दुनिया में जो भी लेन देन होता था वो लेन देन सोने का होता था। अगर कोई देश किसी, लेकिन वहां पे जो कुछ लोग थे, जो बैंकर्स थे, जो पुराने बैंकर्स थे, जो 18वीं शताब्दी से इस दुनिया को बैंकिंग के सिस्टम में ला रहे थे, तो उन लोगों ने अमेरिका सरकार के साथ एक समझौता कर लिया। और वो समझौता कैसे हुआ, क्या हुआ, चालूपने से हुआ, दबाव से हुआ, लालच से हुआ, वो मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ इस तरीके का समझौता हुआ कि डॉलर वो छाप के देंगे और उसके एवज में अमेरिका उनके पास सोना रखेगा, अमेरिका उनके पास सोना रखेगा। तो ऐसी स्थिति में वो डॉलर छाप के देते थे। उससे पहले मुद्रा किसी देश की छोटी बड़ी नहीं होती थी। मुद्रा हर देश की एक सामान्य रूप थी, 1 रुपया 1 रुपया, 1 डॉलर डॉलर, जो भी। तो उन्होंने जब डॉलर छाप के दिए तो उन्होंने इस हिसाब से छाप के दिए, लगभग एक औसत बता रहा हूं, बाकी भाई आप लोग ज़्यादा विद्वान होंगे, थोड़ा खोज लीजिएगा। तो औसतन कुछ इस तरीके से था। उन्होंने कहा कि 1 तोला सोने पे 1 डॉलर। अब 1 डॉलर बना दिया उन्होंने 1 तोले सोने का। तो फिर इंडिया में अगर 1 तोला सोना 20 रुपए का है तो 20 रुपए का डॉलर का रेट यहाँ हो गया। ऐसे करके डॉलर के रेट जो हैं वो होना शुरू हुए। तो पहले उन्होंने अमेरिकन सरकार को इस तरीके से अपना कर्जा दिया, कर्जे को इस तरीके से दिया कि आप हमें पहले अपना सोना दीजिए, हम आपको नोट छाप के देंगे। वो वही नोट, रुपया नहीं, नोट, जिस पे लिखा होता है मैं आपको इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूं। फिर उस पर उनका भी ब्याज था, वो ब्याज पे दिए गए थे। तो ब्याज की इस तरीके से नीतियों में वो फंसते चले गए और उसी दौरान वर्ल्ड वार कराया गया। अब मैं आपको जानकारी ये भी दे दूं कि वर्ल्ड वार जो हुआ, वो वर्ल्ड वार हमें बहुत सी और बातें लगेंगी, हिटलर हिटलर ना जाने क्या क्या, लेकिन सच बात तो ये है कि ये बैंकर्स इतने देशों में फैले हुए थे और इतने देशों की सरकारों को मदद कर रहे थे कि राजनीतिक कारणों से उनको लड़वा के वर्ल्ड वार कराना आसान था। जब वर्ल्ड वार हुई तो वर्ल्ड वार में देशों ने सारा ही संपत्ति जो थी लड़ाई में झोंक दी, जिसकी वजह से इन लोगों ने कहा कि अमेरिका के माध्यम से कहा कि हम आपको जो हैं वो डॉलर्स देते हैं कर्जे पे और आप इससे अपना सामान खरीदो, जो भी आपको तरक्की करनी हो करो, जो भी आपके यहाँ कमी हो गई उसको पूरा करो। तो ये डॉलर देने लगे और डॉलर के एवज में उनसे सोना लेने लगे, उन देशों से सोना लेने लगे कि ये डॉलर है, आप हमारा जब लौटा देना तो अपना सोना ले लेना।
तो लोगों ने डॉलर दिए और ये युद्ध इतना लड़वाया गया, इतना लंबा खींचा गया कि लोग सोना देते रहे, डॉलर लेते रहे, क्योंकि डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा एक तरीके की बना दी गई थी और सोने से लेन देन करना जो है वो भारी पड़ने लगा था, क्योंकि इस युद्ध के दौरान अगर सोना किसी देश में भेजा जाए तो उसको लूटने की संभावना बहुत रहती थी। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने डॉलर को लेना और डॉलर को ही इस तरीके से करना शुरू किया। लेकिन ये पूरी व्यवस्था जिनके अंतर्गत चल रही थी वो लोग बहुत आसानी से सबसे सोना उठा लेते थे, और क्योंकि उन्हें सब व्यवस्था का पता था तो सोना वहाँ पहुँचता रहा। लंबे समय तक ये चीज़ें चलती रहीं। फिर एक चीज़ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, और वो गड़बड़ ये हुई कि सन 70 के आसपास फ्रांस के राष्ट्रपति को ऐसा कुछ शक हो गया कि हमें जो है इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि जितना डॉलर बांटे जा रहे हैं वो तो एक तरीके से नोट छापने का काम हो रहा है और सोना उतना है नहीं, सोना बहुत कम रह गया है और डॉलर कहीं ज़्यादा छप गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में डॉलर बढ़ गए हैं। तो उस समय उस फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक काम किया, उसने कहा कि हमें अपना सोना वापस चाहिए, हम आपको पैसा देते हैं आपका, हमें सोना वापस दीजिए। तो उन्होंने सोना वापस लेना शुरू किया। उन लोगों ने सोना पहले दे दिया, 1 साल दिया, 2 साल दिया, कहते हैं कि सुनने में ऐसा आता है कि 4-5 साल तक वो राष्ट्रपति सोना लगातार लेता रहा हर साल। लेकिन फिर अचानक उस राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है, उसको अचानक पेट में कुछ बीमारी बनती है, उसकी आंतें फट जाती हैं और वो मर जाता है। अब ये सब जो मरना क्या था इसके संबंध में शायद ये भी बातें हैं कि उनको मरवाया गया, लेकिन साथ ही साथ वो जाने से पहले ये बात इनकी थोड़ी सी खोल जाता है कि इस तरीके से हमारे साथ धोखा हो रहा है, जैसे मैं खोल रहा हूँ ऐसी वो राष्ट्रपति था, बहुत बड़े लेवल पे उसने ये बात खोली थी कि हमारे साथ धोखा हो रहा। फिर जब ये खोली तो वो मरा। तो कहीं ना कहीं विश्व बैंक को ये डर था कि अब जो है और कंट्रीज भी हमसे सोना मांग सकती, तो सोना मांग सकती हैं तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर सारों ने सोना मांग लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी, और जो हमने लोगों से कागज बनाए हैं, लिखा पढ़ी की है, वो एक तरीके से उसको मानेंगे नहीं। ऐसे हालातों में उन्होंने एक नई ट्रिक करी। नई ट्रिक ये थी कि उस समय तक तेल भी जो था, जो अरब मुल्कों से तेल बिकता था, वो सोने के एवज में बिकता था। आपने सुना होगा अरब में, दुबई में, सब जगह बहुत सोना है। वहाँ के महल बने हैं उनके शेखों के, वो पूरे सोने के बने हुए हैं, लाखों ईंटें लगी हैं उसमें। ऐसे करके बहुत सोना था वहाँ पे, क्योंकि सोने के बदले में वो तेल देते थे दुनिया को। लेकिन फिर इन्होंने जाके उनको समझाया कि आप लोग जो हैं वो तेल जो है सोने के बदले में लेने की बजाय आप डॉलर के बदले में तेल देना शुरू कर दो। और शेखों ने कहा लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो फायदे की कुछ स्थिति ऐसी समझाई गई कि उस समय इजराइल जो था वो सारे देशों को डरा धमका रहा था, जितने भी गल्फ कंट्रीज थे। इजराइल के पास ताकत थी बहुत, उसके पास हथियार थे, तो वो इनको डरा धमका रहा था। तो एक आश्वासन दिया गया, गारंटी दी गई कि इजराइल आपको सताएगा नहीं और आप हमारे को जो है वो इस तरीके से डॉलर के बदले में तेल लेना शुरू करो, हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए। लोगों को लगा तो बात सही है, कुछ मांग भी नहीं रहे हैं और डॉलर के बदले में ले लेंगे, हमें क्या है। ऐसे में तेल जो था वो सोने की बजाय डॉलर से मिलने लगा। तो जिन देशों के पास सोना उधर से जो है देने के लिए होता था, तेल उठाते थे, उन्होंने अचानक ही फिर उससे खरीद डॉलर से वहां शुरू कर दी। तो डॉलर एक और मूल्यवान मुद्रा के रूप में सामने आई, और वो मूल्यवान मुद्रा के रूप में जो सामने आई तो उसमें इजराइल से वो कैसे बचाने लगे। तो ऐसा भी सुना जाता है कि इजराइल से उन्होंने इन लोगों को खुद ही अपनी तरफ से पहले डरवाया था, इजराइल को ताकत दी थी ताकि इजराइल इन पे ऐसा करे और उसके बाद हम इनको इस तरीके से राजी कर सकें। आप नोटिस करना मेरी बात को, तेल एक ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खपत होती है, सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा जब खपत होती है तो लोग डॉलर के बदले में ही ले रहे हैं। तो अब जब डॉलर से उधर ले रहे हैं तो सोने से ध्यान हट गया सबका।
सबका ध्यान सोने से हट गया कि विश्व बैंक से अपना सोना वापस लेना है। अब तो ये हो गया कि डॉलर एक अच्छी मुद्रा है, डॉलर के बदले में सब कुछ हो सकता है, तेल भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो लोगों का ध्यान वहां से हटा। लेकिन मैं जब ये कह रहा हूं तो आप लोग कहोगे सब कुछ तो सही चल रहा है, आप फालतू में अपनी दिमाग की बत्ती जो है जला रहे हो। तो मैं बता देना चाहता हूं, एक लिमिट है तेल की। इस पृथ्वी पे तेल एक ऊर्जा के रूप में है, और वो ऊर्जा जितनी अच्छे ढंग से यूज हो उतना अच्छा है। लेकिन अचानक आपने देखा होगा 20-30 सालों से कुछ ऐसा हो गया है कि बैंक आपको आपके बिजनेस के लिए लोन इतनी जल्दी नहीं देता जितनी कार के लिए दे देता है। जितनी जल्दी आप मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं उतना तो आप अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए बैंक से पैसा नहीं ले सकते। कुछ तो गड़बड़ झाला है। पूरी दुनिया को तेल खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तेल का खर्चा बढ़ाया जा रहा है। कितनी न्यूज़ें आती हैं कि पानी से चलने वाली कार बन गई, हवा से चलने वाली कार बन गई, लेकिन वो कभी आगे नहीं आती, उनको कभी बढ़ावा नहीं मिलता। ये कंपनियां आखिर उनको बढ़ावा क्यों नहीं देती? तो धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है, जो हमारे चारों तरफ आज पोल्यूशन का झगड़ा है, दिल्ली में झगड़ा है, पूरी दुनिया में झगड़ा है। हम सब कह रहे हैं घर में सफाई करो, ये सब कम करो, पेट्रोल खर्च कम करो, इस पे कोई बात नहीं हो रही। कोई देश नहीं कहता, कोई सरकार नहीं बोलती। गाड़ी चलाने पे कोई नियम नहीं ऐसे लगाए जाते कि एक इंसान को गाड़ी तभी चलानी चाहिए फोर व्हीलर जब गाड़ी में 4 लोग बैठे हों। फोर व्हीलर का मतलब 4-5 लोग तो हों कम से कम। एक अकेला आदमी गाड़ी चला रहा, आप दिल्ली में कल निकलिएगा, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो दिल्ली निकले और दिल्ली में देखिएगा सुबह के टाइम कि 10 में से 9 गाड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें सिंगल आदमी गाड़ी चला रहा है। हमारे टीवी पे विज्ञापन आ रहे हैं, सारे हीरो हीरोइन अच्छी गाड़ी में बैठ रहे हैं। पहले एक विज्ञापन चलता था हिंदुस्तान में, मेरी सपना मेरी मारुति। मारुति को सपना बना दिया था, बिजनेस को कभी सपना नहीं बनाया। कभी नहीं कहा कि तुम्हारी दुकान तुम्हारा सपना, कभी नहीं कहा कि बैंक से मुक्त होना तुम्हारा सपना, कभी नहीं कहा सेविंग करना देशद्रोह, कभी नहीं कहा। ये क्यों नहीं कहा जाता? तो ये इसीलिए नहीं कहा जाता कि जितना आप तेल के पीछे पड़े रहेंगे उतना ही उनकी तरफ से आपकी निगाह हटी रहेगी। और ये इतनी गुप्त साजिश है कि मैं तो ये समझता हूं कि इसकी खबर नेताओं तक को नहीं है। इसकी खबर तो इस तरीके से ये जाल बिछाया गया है कि लोगों को इसकी खबर नहीं है। और पूरी दुनिया में जो जो लोग इस तरीके की सोच या इस तरीके से इनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बुद्धि लगा सकते हैं, ये सब लोग उन पे निगाह बनाए रखने के लिए बहुत तरीके के आयोजन करते हैं। एक संस्था है CIA। CIA संस्था आप सबको पता होगा कि वो अमेरिका की संस्था है। पता है? आप कहोगे हाँ हमें पता है कि ये CIA अमेरिका की संस्था है, अमेरिका की एजेंसी है, जांच एजेंसी है। लेकिन एक बात आपको और नहीं पता है, जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर अमेरिका के बैंक जो विश्व बैंक है अमेरिका के अंदर चलता, उसका ऑडिट करने का अधिकार नहीं है, उसी तरीके से एक उल्टी बात है कि CIA को है अमेरिका की, लेकिन अमेरिका के अंदर किसी भी तरीके से निगरानी करने का अधिकार नहीं है। CIA अमेरिका के अंदर निगरानी नहीं कर सकता। अब आप लोग ये उल्टी बात कहेंगे, फिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा उन्होंने एक तरीके से ये भी हो सकता है कि जो अमेरिकी सरकार इस कंस्पिरेसी को समझती है, उन्होंने एक CIA तो बना दी, वो पर्सनली भी अपनी बना सकते थे, लेकिन पर्सनली बना सकते थे उसमें थोड़ा सा उनको भी खतरे रहते कि कैसे बनाए, तो दिखाना पड़ता है। जैसे विश्व बैंक दिखाया कि अमेरिका चला रहा है, उसी तरीके से CIA दिखाया कि अमेरिका चला रहा है। लेकिन अमेरिकन का चला लीजिए, चलिए मेरे नाम से आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन हमारे ऊपर निगरानी नहीं रखेंगे। तो इतना कुछ समझौता हुआ होगा। तो CIA अमेरिका में निगरानी नहीं रख सकता, लेकिन वो अमेरिका में भी निगरानी रख सकता है। इसके संबंध में मैं फिर आगे बात करूंगा कभी। तो फिलहाल अभी समस्या ये है
कि हम लोगों को इतना ज़्यादा फांसा गया है कि हम लोग पूरे तरीके से उनके मकड़ जाल में हैं। हमारी वायु खराब हो रही है। ये दुनिया पे जो झगड़े हो रहे हैं, जिसको कल भी मैंने वो कहा था, वो सीरिया पता नहीं क्या, मैंने शायद नाम गलत, लीबिया था भाई, हम सीरिया बोल गए, माफ़ी चाहते हैं, गर्दन काट दो हमारी, है ना। तो वो लीबिया था, है ना। तो वो लीबिया जो है, गद्दाफी ने यही आवाज़ उठाई थी कि हम अपना तेल जो है वो डॉलर में नहीं बेचेंगे, सोने के बदले बेचेंगे। सद्दाम ने भी यही आवाज़ उठाई थी कि हमें सोने के बदले में अपना तेल बेचना है। तो समझो ये बम भी छोड़ देते हैं, ये पूरे उस पर लग जाते हैं। और आपको एक बात बता दें, थोड़े बहुत कंट्रीज जो बहुत गरीब थे और जो इनकी इस बात के थोड़ी बहुत खिलाफत कर सकते थे, इन्होंने उनको भी अपने तरीके से नष्ट किया, आतंकवाद के नाम पे और ना जाने किस किस नाम पे। और एक खतरा और है, वो भी आपको बता दूं, तब मैं बताऊंगा कि इनका इलाज क्या है। नहीं आप लोग सोच रहे हो आज तो समाधान की बात की थी और बता अभी भी समस्या रहे हैं, लेकिन एक समस्या और आप जान लो। समस्या ये है कि ये लोग ऐसा चाहते हैं कि ये भी अब झंझट होने लगा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं और उस कंडीशन में इनकी ये पोलें खुल सकती हैं और चीज़ें हो सकती हैं। तो एक वर्ल्ड सरकार की स्थापना की तरफ भी इनकी निगाह है कि दुनिया की सरकार कैसे बनाई जाए, और वो चलाएंगे सब यही। तो दुनिया की सरकार बनाने के लिए पहले तो देशों को कंगाल करना पड़ेगा, पहले को देशों को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि तुमसे नहीं चलाया जा रहा, हम चलाएंगे। जैसे कि अफगानिस्तान वगैरह छोटी देश, उन पे कब्जा कर लिया, ये सही नहीं चलाते हैं, देखो यहाँ पे आतंकवाद था, यहाँ स्त्रियों को मारा जाता था। सीरिया भी ऐसा कुछ है, ये सही से नहीं चला पा रहे हैं, तो एक अभी डमी सरकार के रूप में वहाँ खुद ही बैठ जाते हैं। वो अमेरिका को बैठाल देते हैं। और ये सब कौन करेगा, इसके लिए G8 की एक संस्था बनाई हुई है जिसमें उन्हीं के वो देश शामिल हैं जो उनके कहे पे ही चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो वर्ल्ड सरकार की तरफ इनका कदम है, दूसरा कदम ये है कि पूरी दुनिया में सारी तरीके की करेंसीज बंद कर दी जाएं, वो डॉलर हो चाहे कोई हो, सिर्फ एक गणना रहे। जैसे अब आपका हो गया देश में, आपकी पैसा बंदी है, एक आदमी 50,000 से ज़्यादा नहीं रख सकता। यहाँ तक कि अब उन्होंने नियम ये भी बना दिया कि इंसान जो है वो अपना पैसा अपने बैंक में जमा कर सकता है, दूसरे से जमा नहीं करवा सकता, ना जाने क्या क्या नियम। फाइनली ये है कि आप केवल एक अंक ट्रांसफ़र होगा, लेकिन अंक ट्रांसफ़र तक ही सीमित होता तो बात अलग थी। ये तो आगे जाके इस प्लान में है कि पहले आधार कार्ड, फिर आधार कार्ड में गड़बड़े होती हैं इसलिए आगे बढ़ेगा, फिर फिंगरप्रिंट में भी गड़बड़े हो सकती हैं, तो आपके आई स्कैनर, फिर आई स्कैनर में भी कुछ देखना गड़बड़े निकाल देंगे, बाद में तुम्हारे चिप लगा दी जाएगी। ये चिप आपकी अपनी है, ये आपकी खाल के अंदर है, अभी से कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर सारा डाटा ट्रांसफ़र जो है वो चिप से होगा, और आप बस वो चिप ही चलाते रहिए। आपको लगेगा बहुत धन है, आपके पास सब कुछ है, आप उसमें टैक्स भरते रहेंगे, दुनिया भर के टैक्स हैं, आप उसमें फंसे रहेंगे, आप पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे और देते रहेंगे। यूं तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे भी नहीं लगना चाहिए कि कोई मेहनत करे, लेकिन सच बात तो ये है, एक छोटी सी बात, कि एक इंसान, एक धार्मिक इंसान सोचता है कि अपने जीवन से थोड़ा वक्त निकालूं ताकि हरि भजन कर सकूं। ऐसी स्थिति में वो अपने काम को जल्दी निपटाने के लिए एक व्यवस्था करता है। वो एक व्यवस्था करता है कि मैं 2 घंटे का काम मोटरसाइकिल से निपटा के 10 मिनट में कर लूं ताकि मेरे पास हरि भजन के लिए ज़्यादा समय बचे। और उसको अगर ऐसा फांस दिया जाए कि फिर वो मोटरसाइकिल का ब्याज निपटाने के लिए 4 घंटे और ज़्यादा मेहनत करे, तो पीड़ा मुझे होती है, आपको होती है नहीं होती है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता आपको होती है कि नहीं होती, मुझे होती है। मुझे होती है इसलिए क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, आना चाहते हैं, उनकी समस्या सोचता हूँ कि क्या है समस्या। स्वामी जी धन नहीं,
स्वामी जी, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी, और ये कभी खत्म नहीं होती, पूरी जिंदगी जिम्मेदारी निभाओ और आगे चल के आप इतने गुलाम हो जाओगे, इतने गुलाम कि आप सोच भी नहीं सकते। आप हो सकता है हरि भजन भी ना बचे। हरि भजन इसलिए ना बचे की बात कह रहा हूं क्योंकि इन लोगों की ये भी एक साजिशों में है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड सरकार तभी हो सकती है जब वर्ल्ड का एक ही धर्म बचे, और वो एक धर्म सबसे बड़े धर्म है और वो है क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी बचे रहे उसके लिए सबसे बड़े आड़े आते हैं मुस्लिम। अब मुस्लिम भी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो पहले उनको खत्म करने के उपाय किए गए। धीरे धीरे मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। हिंदू भी आतंकवादी मानता है, सरदार भी उनको आतंकवादी मानता है, क्रिश्चियन भी उनको आतंकवादी मानते हैं। और 40-50% जो क्रिश्चियन हैं वो 30-35% मुस्लिमों के खिलाफ, बाकी 15-20% और हिंदुओं को भी जोड़ जाड़ के मुसलमानों को ख़त्म करने पे लगे। चलो ख़त्म कर देंगे, हो गए मुस्लिम ख़त्म। बहुत दिल में सब लोग तसल्ली कर लो, बड़ा आनंदित हो जाओ, मुस्लिम ख़त्म हो गए। फिर तुम्हारी बारी है। जब तक मुसलमान पूरे ख़त्म होंगे तब तक हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका होगा, हिंदू आतंकवादी राष्ट्र, क्योंकि इनके बीज बड़े गहरे बैठे हैं। ये पहले जिस तरीके से इन्होंने 2-4 बच्चों को भड़का के आतंकवादी बना के पूरी मुसलमानियत को आतंकवादी घोषित कर दिया, और आप भी समझ सकते हो कि लालच में 10, 20, 50 हिंदू बच्चों को भी आतंकवादी बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तुम आतंकवादी देश हो जाओगे। फिर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया जाएगा। पहले गिराया गया, तुम्हें मालूम है क्यों गिराया गया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा देने से एक अच्छी बात यह हुई कि मुसलमानों को पूरे दुनिया से खत्म करने का एक अभियान चलाया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था एक आतंकवादी ने, कहा जाता है ऐसा, वो ओसामा बिन लादेन। मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ी मेरी बात का चिंतन करिएगा। एक आतंकवादी 5-10 लोगों की हत्या करता है तो तुरंत 1 घंटे बाद ईमेल भेज देता है कि हम स्वीकार करते हैं ये हमने हत्या की। तो निश्चित ही आतंकवादियों का एक धर्म होता है कि सबसे बड़ा जो कोई काम करेगा वो आतंकवादियों का भगवान। तो ऐसे में अगर वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसमें ओसामा ने गिराया होता, वो भी स्वीकार करता कि हाँ हमने गिराया है, लेकिन वो मना करता रहा, आखिरी वक्त तक मना करता रहा, हमने नहीं गिराया, हमने नहीं गिराया। लेकिन इन्होंने तो उसको ख़त्म करना था, ख़त्म कर भी दिया, जबकि बनाया भी अमेरिका ने ओसामा को था। थोड़ी हिस्ट्री खोजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं, ये सब मनुष्यता को जड़ से मिटाने के उपाय हैं। इन्हें बाद में केवल चलते फिरते रोबोट चाहिए, वो एक धर्म के नाम पे रोबोट भी बना दिए जाएंगे बड़े आसानी से, फिर उनको भी पता नहीं चलेगा। आप एक बात और सोच रहे होगे, आप एक चीज सोच रहे होगे, इतनी लंबी प्लान कौन आदमी करेगा, कौन आदमी इस पे इम्प्लीमेंट करेगा? इतनी लंबी प्लान में तो एक आदमी मर खप जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये बात सुन लो, समझ लो कि ये ऐसा प्लान है कि इन लोगों ने ये बहुत कई 100 सालों से बनाया है, उस पर कई पीढ़ियाँ इम्प्लीमेंट कर रही हैं, और वो पीढ़ियाँ ऐसी इम्प्लीमेंट कर रही हैं कि यदि उनकी पीढ़ियों में सुनने में ये तक आया है कि शादी भी दूसरे खानदान में नहीं होती, बहन भाई ही आपस में शादी कर लेते हैं। इतना सशक्त प्लान है। और जो कोई उनमें एक आध ऐसा निकल भी जाता है कि जो इस व्यवस्था के खिलाफ कभी होना चाहे, तो उसको बहुत सरलता से हटा देते हैं। वो मार देने वाली बात भी हो सकती है, और वो ये भी कि वो दुनिया में अपना कहीं जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। और फिर अगर वो चला भी जाए और वो बताना चाहें कि हमारे दादा भाई ऐसे कर रहे हैं, तो जैसे आप मेरी नहीं मान रहे, ऐसे उसकी भी नहीं मानो। जिस तरीके से भगवान पूरी पृथ्वी को चलाता है और दिखाई नहीं देता, उसी तरीके से ये कुछ लोग पूंजीवादी व्यवस्था को चला रहे हैं और भगवान की तरह आपको नजर भी नहीं आते। लेकिन आपकी हर एक की जिंदगी में ये कितने फैसले ले रहे हैं, ये आपको पता भी नहीं है। पूरी बात कहूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी इस पे कहते कहते, तब भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए चलिए अब समाधान की तरफ कदम बढ़ाते हैं। पहला कदम समाधान की तरफ।
पहला समाधान तो देशीय हो सकता है, देश से संबंधित, थोड़ा समझिएगा। लेकिन इन सब चीजों में आप अगर समाधान की तरफ सोचते हो होने के लिए, तो आपको यह भी बता दूं कि यह समाधान आप अकेले नहीं कर सकते, ये हमें सबको करना है। मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपसे पहले अपने आप कह रहा हूं कि मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन आपसे धन नहीं चाहिए, आपसे किसी भी तरीके का संगठन बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक हफ्ते तक इस बात का संकल्प गांठ लो कि फेसबुक पे इससे संबंधित चर्चा करोगे, इससे संबंधित वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, और भी लोगों ने अपने तरीके से प्रयास किया। समाधान नहीं बताया किसी ने भी, ये भी मैं बता दूं, सिर्फ समस्या सबने बताई है। तो उन समस्या से संबंधित वीडियो डालना शुरू करो, और फिर समाधान अगर आपको बेहतर लगता हो तो वो भी वीडियो डालो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे डालो, उनके डालो, दुनिया में फैलाओ, ये बहुत जरूरी है। एक हफ्ते तक संकल्प गांठ लो कि अब हमें इसी पे चर्चा करनी है। बहुत हो गई गुड मॉर्निंग, बहुत हो गया सेल्फी, बहुत हो गया हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, ध्यान शिविर की पोस्टें, बहुत हो गया, बंद करो इसे। और एक हफ्ते तक संकल्प लो, ये आपका सहयोग मैं चाहता हूं। फिर अगर आपने ऐसा किया, मैं कल मुझे कोई बता रहा था कि लगभग 6-7 हजार लोग अभी तक 24 घंटे के अंदर देख चुके हैं आपके वीडियो को। अगर 6-7 हजार आदमी ऐसा प्रयास शुरू कर दें, तो ये देर नहीं लगेगी कि ये खबर मोदी तक पहुंचेगी, और वो सब इस पे सोचना शुरू करेंगे। और कहीं ना कहीं जो समाधान मैं बता रहा हूं, इसकी जरूरत मोदी को भी है। यदि आप मोदी को प्रेम करते हो तो भी बताओ, यदि आप मुस्लिम हो तो भी आपको फैलाना चाहिए, क्योंकि आप भी शिकार बन रहे हैं इसका। यदि आप हिंदू हैं और नहीं मोदी से, नहीं किसी से लेना देना, फिर भी आप फैलाएं, क्योंकि आप एक दिन शिकार बनेंगे। यह विषय तो ऐसा है कि एक रसोई घर में काम करने वाली महिला से लेके एक क्लर्क तक के जीवन को असर डालता है, आपके बच्चों को असर डाल रहा है। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे इतने लंबे सोचने की जरूरत नहीं है, और उन्हें भी जरूरत नहीं है इतना लंबा सोचने की, तो मैं उनसे कहूंगा कृपा करके बच्चों के नाम जो आप सोचते हो, व्यवस्था करते हो, धन करते हो, वो भी करने की जरूरत नहीं है। आपका ये सब किया बेकार होने वाला है, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, और इसमें बहुत से बातें ऐसी होंगी जिसमें पूरे राष्ट्र को एक साथ लगना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि सारा खेल सोने के इर्द गिर्द घूम रहा है। सारा खेल अभी तक जितना भी ये चल रहा है, वो सोने के इर्द गिर्द घूम रहा था। पहले उन्होंने सोने के इर्द गिर्द इसको घुमाया, बाद में वो समझ गए कि अब इनको एक ब्लफ में इनको खेलना है, तो हम लोगों को एक झंझट में डाल दिया। हम अंकों के विज्ञान में उलझे हुए, असली सोने की चिंता नहीं हो रही। और इन्होंने जिनको भी कर्जा दिया है, उन देशों को ऐसे पेपर साइन करवा रखे हैं कि जिससे निकलने का रास्ता किसी भी देश को नजर नहीं आता। लेकिन मैं आपको आरंभिक तौर पे ही ये बात बता दूं कि यदि किसी तरीके से ये कंस्पिरेसी, ये षड्यंत्र उजागर हो जाए, तो उजागर होने के साथ ही वो पेपर फ्लॉप सिद्ध हो जाएंगे। जैसे आप किसी पागल को पैसे देके उसकी संपत्ति लिखा लो, लेकिन अगर सिद्ध कर दो कि वो पागल है, तो वो पेपर बेकार हो जाते हैं। उसी तरीके से यदि वर्ल्ड बैंक की ये कंस्पिरेसी खोल दी जाए, तो तुरंत ही पूरी दुनिया के सभी मुल्क जो हैं इससे बाहर आ सकते हैं। इसे खोलने का बहुत जरिया है। सिंपल सिंपल सी कुछ बातें कह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, ये हम अपने देश से शुरुआत कर सकते हैं। पूरी दुनिया से शुरुआत छोड़ दें, एक देश से शुरुआत करें, और एक देश शुरुआत करेगा, पूरी दुनिया इस पे असर आने लग जाएगा। और कुछ देशों ने इसकी शुरुआत की है, उनको भी समझ लें। चीन ने इसकी शुरुआत की है, 30-40 साल से चीन ने इसकी शुरुआत कर दी। वही प्रक्रिया हमको भी थोड़ी सी अपनानी पड़ेगी। आपको कल मैंने बताया कि कितने लाख करोड़ रुपए आप ब्याज दे देते हैं।
आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको और चीज का अंदाजा नहीं है कि इंटरनेट के माध्यम से इस देश से लगभग 5-7 लाख करोड़ रुपया हर साल खींच लिया जाता है। इंटरनेट का मतलब कि जो चीजें हवा में ही हमारे यहां आ रही हैं और पैसा लेके जा रही हैं। गूगल, फेसबुक, जितने भी विदेशी चैनल हैं जो यहां चलते हैं इंडिया में, ये सब यहां से पैसा ले जा रहे हैं। अब आप कहोगे ये पैसा कैसे ले जा रहे हैं, तो वो भी सुन लो। गूगल के पास यहां के लोग जब अपना विज्ञापन करते हैं, कभी कभी मैंने भी किया, जब विज्ञापन करते हैं तो गूगल में पैसा देते हैं, फेसबुक को पैसा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो पैसा सीधे उनके पास जाता है और कमाल की बात है कि उनको जीएसटी भी नहीं चुकानी पड़ती। आप एक विदेशी चैनल देख रहे हैं, उसमें यहां का एक आदमी, क्योंकि वो जानता है यहां लोग ज्यादा देख रहे हैं, तो वो उस पर विज्ञापन देता है। वो जितना पैसा है वो विदेशों में चला जाता है और उस पर कोई टैक्स भी सरकार को नहीं मिलता। कितनी पोर्न साइट, कितनी और तरीके की चीजें यहां पे हैं। अब तो पोर्न खैर बंद कर दिया, लेकिन उसका धार्मिक कारण दिखा के बंद किया। लेकिन पोर्न साइट वगैरह भी बहुत सा पैसा यहां से ले जाती थी। आपको चीन की उदाहरण देता हूं। चीन में ना फेसबुक चलता है, ना गूगल चलता है। चीन में ना ही शेयर मार्केट है बाहर की जो कोई इंटरफेरेंस कर सकती हो। चीन ने अपना ही पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ है। वो एक सुरक्षा कोच में बैठ के अपना काम करता है। उसने सबसे पहले आयात पे रोक लगाई, जो बाहर से आ रही है चीज और हमारे पास से पैसा लेके जा रही। बल्कि उसने निर्यात इतना कर दिया है कि अब देश दुखी होने लगे हैं कि पूरा चीन ही पैसा खींच ले रहा है। अब ये कैसे किया उसने निर्यात? हम भी कर सकते हैं, चीन के बराबर के देश हैं, लेकिन हम ये कर नहीं पाते। हम सब तो उलझे हुए हैं। हमारा तो हिंदू मुस्लिम दुनिया भर के टैक्स झंझट। मैंने एक बार कहा था, अगर टैक्स की मात्रा थोड़ी घटा दी जाए, और उसके और तरीके हो सकते हैं निकलवाने के, तो टैक्स की मात्रा को घटा देने से हम इतना रॉ मटेरियल सस्ता कर सकते हैं कि हर आदमी को काम मिले। क्योंकि विदेशों में जरूरत है, वहां लोग चाहते हैं, उनको बहुत सी चीजें चीन सप्लाई कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। हम सब तब कर पाए जब हम उसके कंपैरिजन में सस्ता दें। तो रॉ मटेरियल हमारे पास है, लेकिन टैक्सेस के कारण वो महंगा होता है, और महंगा खरीद के अगर हम कुछ बना भी लें तो फिर उसको दुनिया की मार्केट बेचने में हमको दिक्कत आती है, हम कंपीट नहीं कर सकते। उस कंपटीशन से बचने के लिए हमको अपने टैक्सेस घटाने पड़ेंगे। साथ ही साथ हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जितने भी आयात हम करते हैं, अगर हम, अब देखो चीनी हमारे यहां इतनी मिले हैं, फिर भी सुना है मैंने कि चीनी भी आयात होती। हम लोग बहुत सी चीजें आयात करवाते हैं, लेकिन हमें इस देश में जरूरत नहीं थी आयात की। खाने पीने की चीजें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आयात करवाने की, लेकिन उसकी एक व्यवस्था बैठालनी पड़ेगी, और वो व्यवस्था का बोझ आप सब पे पड़ेगा। तो आप सब चिल्लाओगे, ये मैं जानता हूं, इसलिए सुन लो पहले इस बात को। कृपा करके, अगर इस देश में चीजें महंगी होती हैं खाने पीने की, तो इतनी चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम पेप्सी 100 रुपए की पी जाते हो, तो फिर टमाटर तुम 100 रुपए के क्यों नहीं यूज कर सकते? अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? हमें उन चीजों की लिस्ट आउट करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें हम बाहर से मंगाते हैं। हमें अपने देश में कुछ प्रदेशों की भूमि के अनुसार यह डिसाइड करना पड़ेगा कि फला देश प्रदेश ये चीज पैदा करे, और एक निर्धारित मूल्य बनाना पड़ेगा कि जिसमें सरकार उनसे लेगी। वो निर्धारित मूल्य करना पड़ेगा। ये जो किसान मांग कर रहे हैं मूल्य निर्धारण की, ये मुझे जायज लगती है, और ये छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए। मूल्य निर्धारण इनका अच्छा होना चाहिए, किसानों को अच्छे पैसे देना चाहिए। अगर देश में ही किसानों की चीज हम 70-80 रुपए किलो खरीदने लग जाएंगे, तो फिर बाहर के डॉलर से जो यहां चीज लेने भी आते हैं, उनको हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जैसे समझें, जैसे चीनी अगर 40 रुपए किलो है, तो $1 में 1.25 किलो खरीदी जा सकती है। यानी कि विदेश का कोई एक व्यक्ति आएगा, $1 देगा और 1.25 किलो चीनी लेगा और चला जाएगा।
लेकिन यही चीनी अगर 80 रुपए किलो हम खरीदने को राजी हो जाएं, तो बाहर से भी यदि कोई खरीदने आएगा तो उसे भी केवल 1 किलो मिलेगी या पौन किलो बचेगी। इससे हमारी मुद्रा जो है मजबूत होगी, हम थोड़े से अच्छे स्तर पे बढ़ने की शुरुआत करेंगे। लेकिन हम पिज्जा पे बहस नहीं करते महंगा हो जाए, हम पेप्सी पे बहस नहीं करते महंगी हो जाए, हम सारी बहस करते हैं खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। अभी मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी चीज शुरू की थी कि गैस जो है वो सस्ते दामों में दो और जो लोग अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें। मुझे अच्छा लगा, वो मैं अप्रिशिएट करता हूं, ये अच्छी बात है। उसी तरीके से ऐसा भी करना चाहिए कि एक निर्धारित मूल्य कर देना चाहिए और सरकार की ही मंडियां होना चाहिए। ये बीच के बिचौलिए दलाल जितने भी मंडी चलाते हैं इन सबको हटा देने की जरूरत है। इन सब का एक राशन की दुकान होनी चाहिए जिसपे सरकार एक निर्धारित मूल्य से खरीद के एक निर्धारित मूल्य पे बेचे। इससे सरकार अगर ऐसा करती है तो मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि पूरे देश में इतने राशन की दुकानें खुलेंगी, इतनी अच्छे स्टोर्स खुलेंगे और वो वहां पे 1-2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जा सकती है। वो 1-2 लोग करोड़ जो इन आड़तियों के अंदर पल्ला रख के काम करते हैं, इन आड़तियों के अंदर, सब्जी मंडियों के अंदर, हर शहर में सब्जी मंडियां हैं और वहां कुछ लोग पल्ला उठा के सब्जी बेच रहे हैं, रो रहे हैं, दिक्कत में हैं। ये सारे लोग सरकार जॉब दे सकती है, ये उनकी उससे मुक्त हो सकते हैं। और जितना गल्ला मंडी का एक व्यापारी कमाता है इन लोगों का शोषण करके, उतना ही पैसा सरकार को अपने कोष के लिए मिल सकता है। यह भी एक तरीका है। हमें रोक लगानी पड़ेगी, हमें उन चीजों पे जहां से पैसा बाहर देना पड़ रहा है। हमें तेल खरीदने पे रोक लगानी पड़ेगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इलेक्ट्रिक कार का यूज करें, हम और चीजों का यूज करें जिसमें तेल कम से कम खर्चा होता हो। इससे हमारी पोल्यूशन की दिक्कत नहीं होगी। ये परारी अरारी की दिक्कत को रोते रहते हो, ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ज्यादा पोल्यूशन की दिक्कत है पेट्रोल से। तो हमें इन सब चीजों पे जो है काम करना पड़ेगा और खुद दिल मजबूत करना पड़ेगा कि हम महंगा खाएंगे। और एक बात विश्वास रखिए, अगर आपको ये सब्जी महंगी मिलेगी तो अभी तो आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये तो बड़ी महंगाई बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं, आपकी कमाई भी बढ़ेगी। क्योंकि पैसे की ऐसी सोच है कि जैसे ही किसान के पास पैसा आना शुरू होता है, खुशहाली में वो और चीज़ें खरीदना शुरू कर देता है, वो अपनी बेटी की विवाह में ज़्यादा पैसा खर्च करता है, वो बहुत सी चीज़ों के ऐसे खर्चे शुरू कर देगा जो आपको धीरे धीरे पूरे सब में डिस्ट्रीब्यूट होने का काम करेंगे। लेकिन अभी हो उल्टा ये रहा है कि किसान जो है वो जो अच्छे बच्चे हैं, जो किसानी अच्छी कर सकते थे, वो किसानी में कोई लाभ न देख के शहरों की तरफ भाग रहे हैं। गांव खाली होते चले जा रहे हैं, शहरों पे बोझ बढ़ता चला जा रहा है। और भारत एक ऐसा देश है जिसकी असली जान किसानों में और असली जान गाँव में थी। गांव और बेकार और शहर और ज़्यादा विकराल होते चले जा रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान भी इससे मिलेगा। तो ये पहला एक तरीका है कि इस तरीके से हमें जो है आयात जितनी चीज़ों का करते हैं उनका एक लिस्ट आउट करके उनको हमें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। मोदी जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, और वैसे मैं आज ये कह दूं कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जो मेरी बात सुनता है और जो कि सरकार में बहुत ऊंचे पद पे है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैंने आपका नाम ओपन नहीं किया, आप भी मेरा नाम कोई ओपन ना करें, लेकिन हो सके तो इन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप भी मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी आपको प्रेम करता हूं, लेकिन किन्हीं कारणों से हम और आप एक साथ नहीं बैठ पाते। आपके राजनीतिक कारण और मेरे अपने कॉन्शियस के कारण। तो ये बात मैंने आज आपसे कही, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। और मैं बाकी आप सबसे कह रहा हूं जो सुन रहे हैं कि वो भी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये एक इलाज बताया, लेकिन इलाज अभी बहुत हैं, बहुत सारे इलाज बता रहा हूं। दूसरा इलाज ये है कि भारत से जिस भी चीज़ का निर्यात होगा, हम जो भी चीज़ दुनिया को बेचें,
ये एक नीति बनानी पड़ेगी कि वो अब डॉलर के बदले नहीं दी जाएगी, वो अब सोने के बदले दी जाएगी। क्योंकि जैसे ही हम ये नीति बनाते हैं वैसे ही दूसरे देश को सोना हमें देना पड़ेगा, और दूसरे देश को भी सोना लाने के लिए वो जिस देश को जो चीज सप्लाई करता है उसके लिए सोना चाहिए होगा। और इससे होगा ये कि धीरे धीरे वर्ल्ड बैंक के पास जो सोना पहुंच गया है वो मांगने की शुरुआत हो जाएगी पूरी दुनिया में। मैं तो कहता हूं तेल फिर से जो है सोने के उसमें बिकना चाहिए, सोने के बदले में आना चाहिए। मेरा ये लेना देना नहीं है कि सोना बहुत कीमती है इसलिए, नहीं, बल्कि हकीकत खुल जाए इनकी, मुक्त हो हम इनसे, मुक्त हो इस गुलामी से जो ये ब्याज की गुलामी हमें दबाए हुए है। मैंने एक पिक्चर देखी थी, बहुत छोटा था मैं, और वो पिक्चर देखी थी मदर इंडिया। यार मैं इस समय अपनी मदर इंडिया के बारे में ही बात कर रहा हूं। उसमें एक घटना दिखाई गई थी कि मदर इंडिया को, जो नरगिस थी, उसको पूरी पूरी एक तरीके से ब्याज की व्यवस्था ने ही बर्बाद करके फेंक दिया था। ब्याज की व्यवस्था, गांव का एक महाजन उस औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो उसका एक बेटा उठा और उस बेटे ने एक दिन वो उसकी जो बही खाता था उसको फाड़ के फेंक दिया कि मां ये बिल्कुल बेकार है, ये गणित किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी खराब करता है। गणित से दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन वो गणित बर्दाश्त नहीं कर सकते जिस गणित से हमारी जिंदगियां खराब होती हों। तो ऐसी स्थिति में जरूरत इस बात की है कि अगर सारे देश इसको शुरू कर दें सोने का लेना देना, और कहीं ना कहीं चीन ने यह मैसेज देना शुरू किया है। मैं तो कहूंगा कि हमें भी जरूरत है कि इसको सोने के रूप में मैसेज की शुरुआत करें, और वो जब शुरुआत होगी तो निश्चित ही इस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश होगा और हम सब जो हैं आसानी से इससे मुक्त हो सकते हैं, और लगभग सभी देश मुक्त हो सकते हैं। विश्व सरकार बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम तो चाहते हैं दुनिया एक हो। लेकिन अभी जिस विश्व सरकार का सपना वो लोग देखते हैं वो गुलामों की एक दुनिया होगी जिसमें हर आदमी गुलाम होगा, बस उसको अपना पट्टा दिखाई नहीं देता होगा। जैसे मदर इंडिया में एक सज्जन लड़का था, उसको गुलामी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन एक दुर्जन लड़का था जिसका रोल सुनील कुमार ने निभाया था, सुनील दत्त ने, उनको वो गुलामी दिखाई दी। मैं भी वैसा ही एक दुष्ट लड़का हूं, अनपढ़ लड़का हूं, मुझे वो गुलामी दिखाई देती है। और मुझे मेरी मदर इंडिया को गुलाम रखने में, गुलाम देखने में कोई भी शौक नहीं है, रत्ती सा भी। आप मदर इंडिया की खातिर ही कम से कम इस चीज को समझो। और मुझे मालूम है आप सब अभी मेरी बात सुन रहे हो, आपके बाजुएं फड़क रही होंगी, कुछ लोग कह रहे होंगे कि बस इस बार तो क्रांति करके दिखा देनी है। लेकिन जहां सुबह कोई एक लड़की की पोस्ट आएगी और हाय डार्लिंग खूबसूरत लग रही हो, बाय बाय, सब खत्म हो जाएगा। ये क्रांति इस तरीके से नहीं आगे बढ़ सकती। ये क्रांति बढ़ सकती है यदि आप कम से कम इस संकल्प को एक हफ्ते और जिंदा रख सको। कुछ लोगों ने हमें कल एक सलाह दी कि स्वामी जी आप इतनी अच्छी बात कहते हैं, ये बात आपकी जागरण से आई है, जागरण ध्यान से आया है, तो पूरी दुनिया को आप ध्यान का संदेश दीजिए, तुम भी जागो हम भी जागो, सब गुलाम रहें। ऐसा जागरण भी नहीं। ये जागरण कोई ध्यान से नहीं आया, बल्कि ध्यान से जो जागरण मुझे चाहिए था वो भी तब आया जब मैं इसी स्वभाव का था। ये मैं आपको पहले बता दूं, नपुंसकों को ध्यान कराने से भी कुछ नहीं होता। लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, किसे घट गया? कौन शशांक दूसरा पैदा हो गया? कौन ओशो दूसरा पैदा हो गया? छोड़ो, ओशो को ध्यान घटा था 21 साल की उम्र में, लेकिन चुटिया काट देने का पंडित का साहस उनकी 5 साल की उम्र में भी था। मेरे अंदर भी वो साहस था। ऐसे ही साहसियों को ध्यान घटता है। अगर जितने लोग यहां बैठे हो जो सोचते हो ध्यान से कल्याण होगा, उनसे कह दूं कि उन्हें ध्यान भी तभी घटेगा जब साहस घटेगा। पहले साहस नहीं घट सकता तो ध्यान घंटा नहीं घट सकता। मत करना ध्यान की ये बातें, मुझे इस तरीके के उपदेश सुनने की कोई जरूरत नहीं। ओशो भी साहस की बात करते थे, उन्होंने भी बहुत क्रांति की बात की, भारत में क्रांति, शिक्षा में क्रांति। मैं देखता हूं संभोग से समाधि की ओर पोस्टें लोग डाल रहे, ध्यान की पोस्टें डाल रहे, अवेकिंग की पोस्टें डाल रहे, लव की पोस्टें डाल रहे।
भारत में क्रांति की पोस्टें कहीं नहीं दिखाई देती। क्या वो ओशो ने नहीं बोला, या वो कोई और आके बोल गया था? कारण है, तुम नपुंसक लोग नपुंसकता की बातों को जल्दी पकड़ लेंगे, साहस की बातों को कम पकड़ेंगे। तुम अपने गुरु का भी अपमान करते हो अगर ऐसा करते हो तो इसलिए मुझे इस तरीके की सलाह किसी को देने की जरूरत नहीं। हां, कुछ लोगों ने और गंभीर सलाह दी। गंभीर सलाह यह दी कि स्वामी जी कृपा करके जो समाधान है उसको गुप्त रखिएगा। वाह, गुप्त रोग हो गया है क्या मैं गुप्त रखें? गुप्त समाधान नहीं होते। समाधान कोई भी जब होता है इस जगत के लिए तो वैचारिक क्रांति के रूप में होता है। मैं तुम्हें विचार दे रहा हूं, इसको क्रांति तुम बनाओ। यह विचार दबा देने योग्य नहीं है, यह विचार गुप्त रखने योग्य नहीं है। गुप्त तो गुप्त रोग रखे जाते हैं, मुझे कोई रोग नहीं है जो मैं गुप्त रखूं। मैं स्वस्थ हूं, अपनी स्वस्थता को फैला रहा हूं। तो ऐसी इस तरीके की सलाहें मुझे ना दें। तो ये तो एक चीज हुई जिसको मैंने बताया कि इस ढंग से अगर आप काम करें तो आप और सरकार, आप पहले सरकार तक पहुंचाएं, फिर सरकार पे इस तरीके के दबाव हो कि सरकार उन दबावों में ये नीतियां बनानी शुरू करे। और मैं तो कहता हूं कि इस विचार को इतना फैलाओ कि पूरे हिंदुस्तान का आदमी इस विचार पे चिंतन करे और फिर बड़ी एक अच्छी घटना घटे कि वो लोग मेरी हत्या करवा दें। ये बड़ी अच्छी घटना होगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये विचार फैलाओ और इस पे मेरी हत्या हो जाती है तो ये विचार मरेगा नहीं, ये विचार लोगों के दिलों में बैठ जाएगा। मुझे अपनी हत्या भी स्वीकार है इन अर्थों में, अगर तुम्हारा भला होता हो। तो इसलिए बहुत लोगों ने इस समस्या को उठाया है। आप इंटरनेट पे जाओ, विश्व बैंक और धीरे धीरे दुनिया के रईसों की खोज करना शुरू करो। मैं आपको नाम सीधा भी बता सकता हूं लेकिन सीधा नहीं बता रहा, आप सर्च कर लोगे तो अच्छा रहेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। थोड़ा बहुत खोजोगे मिलने लग जाएगा। अश्लील लड़कियों के वीडियो देख लो, 5-10 मिनट में आपका काम हो जाता है। उसके बाद और काम कर लो, फिर ये कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा। अश्लील भी देख लो, थोड़े बहुत गाने वो देख लो, किसी कैटरीना की कमर देख लो, मुन्नी की जवानी देख लो, फिर उसके बाद खाली वक्त में ये भी देख लो जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इससे तुम्हारी जवानियां प्रभावित हो रही हैं। तो ऐसे में इस तरीके से ये काम हो सकता है। मैंने आज इस तरीके की जो बात कही, मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग बहुत बहुत बिजी जीवन से वक्त निकाल के थोड़ा बहुत ये सुन रहे हैं, इसीलिए बहुत भी नहीं करना चाहूँगा। आज मैंने जो समाधान बताया, ये समाधान शॉर्ट में है लेकिन बहुत गहरे गहरे आयामों को लिए हुए है। आप लोग इसको फिल्टर करें। और भी समाधान मैं आपको बताऊंगा यदि आप मांग करेंगे। यदि इस वीडियो में, जो कि कल वाले वीडियो से असर नहीं लिया, लोग समाधान ही जानना चाहते थे, चलो मैंने समाधान बता दिया। आज वाले वीडियो से लोग इसे विषय पे चर्चा करें, इस पे कमेंट्स करें। और हाँ, एक बात और कर रहा हूं, केवल शेयर करने से काम नहीं चलेगा, कमेंट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है जिसका जवाब आप लोगों के पास है तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, प्रेम से, जिद से, तर्क से। हर एक से मैं नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं वीडियो बोल देता हूं। तो आप लोग वो काम करें, क्योंकि इससे भी विचार फैलने में सहयोग मिलता है। शेयर भी करें, हैशटैग भी करें। मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। वो करें, इसको फैलाएं। ये विचार मेरा नहीं है, हमारा नहीं, सबका नहीं, ये मदर इंडिया का विचार है। ये आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो मैंने बात की कि इस तरीके से हम उन पे जोर मार सकते हैं और फिर हम इसकी गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। और भी इस संबंध में आप जानना चाहेंगे, फिर मैं इस पे बात करूंगा। फिलहाल आज मैं इतना ही अपनी बात कहना चाहता हूं।